नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आरोन क्लासेस में। मैं हूं रविकांत और आज आपको पढ़ाने वाले हैं संख्या पद्धति। कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में ये पहला यूनिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 नंबर इससे आपको कंफर्म मिलने वाले हैं। संख्या पद्धति में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, संख्या के प्रकार क्या क्या हैं, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने हैं। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे संख्या पद्धति, ये जो आपका इस यूनिट का जो नाम है, इस यूनिट का जो नाम है क्या है, संख्या पद्धति। इस यूनिट का नाम है संख्या पद्धति और इससे आपको मिलेंगे 5 अंक। ये देख पा रहे हैं आप, 5 अंक आपको इससे मिलने वाले हैं। और कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या पढ़ना है वो आपको इजिली आसानी से बताया जाएगा और एकदम आसान तरीके से। देखिए पहला टॉपिक है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, अभाज्य गुणनखंड। इसमें आपको 1 नंबर का पूछा जाता है, 1 अंक आपको मिलने वाले हैं इसमें। अगला जो आपका है वो है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इससे आपको मिलेगा कम से कम 2 नंबर, 2 अंक इससे मिलने वाले हैं। इससे मिलेगा आपको 2 नंबर। अगला जो टॉपिक है इसमें आपका वो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कैसे क्या करेंगे, देखिए एचसीएफ और एलसीएम वाला जो क्वेश्चन आता है वो 1 नंबर आ जाएगा या तो एक एक करके 2 आ जाएंगे, 1 + 1 करके। अगर आपका एक ये पूछेगा तो एक जो है थ्योरी वाला पूछ देगा कि बताइए परिमेय और अपरिमेय का योगफल क्या होगा, ऐसे ही पूछ लेगा नॉर्मल। अब देखिए ये सारे टॉपिक आपको इसमें बता दिए गए हैं। आपके इस यूनिट का नाम है आपका संख्या पद्धति। इसमें से 5 नंबर मिलने वाले हैं। इसमें क्या क्या आपको पढ़ने हैं टॉपिक, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जिसमें अभाज्य गुणनखंड पढ़ते हैं, इससे 1 अंक मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। अगला है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और इसमें आपको पढ़ना है कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5 अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। इसमें 1 का अगर सत्यापन आप समझ लिए तो उसे में नंबर चेंज करके, संख्या को बदल करके और सबका आप आसानी से समझ पाएंगे। और ये जो है आपका 2 अंक का पूछा जाता है। अगला जो आपका है ये सूत्र है a गुणे b, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ ऑफ ए बी गुणे एलसीएम ऑफ ए बी। मतलब कहने का ये है ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या और दोनों संख्याओं का अगर एचसीएफ निकाल लें मतलब म स निकाल लें और ल स निकाले दोनों संख्याओं का, दोनों का गुणनफल के बराबर होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर ल स गुणे म स। ठीक है, तो ये इसमें से आपको 1 नंबर पूछेगा या तो 1 + 1 करने का मतलब या तो इसमें से 2 नंबर पूछ लेगा या तो 1 नंबर। कुल मिला के आपको मिलने वाले हैं 5 अंक इससे। चलिए शुरू करते हैं। अगला इसमें क्या आपको पढ़ना है, चलिए यहाँ से आपको बताने वाले हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ये आपका टॉपिक है पहला, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में क्या क्या समझना है। थोड़ा देखिए प्रमेय क्या कहती है। इसमें देखिए करा प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये टॉपिक आपको ध्यान रखना। अद्वितीय कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई संख्या का गुणनखंड कर रहे हैं तो वो संख्या का गुणनखंड आप उसको घात के रूप में लिख दें, चाहे जैसे लिखें, उसमें उसका गुणनखंड अद्वितीय होना चाहिए। चलिए यहाँ पे कुछ पहले तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या होता क्या ये समझते हैं। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये अभाज्य संख्या का मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्या जो 1 से कटे, केवल 1 से विभाजित हो, 1 से विभाजित हो या खुद से विभाजित हो, 1 से विभाजित हो या खुद से विभाजित हो। जैसे देखिए 2 संख्या है, 2 केवल 1 से कटेगा और खुद से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल लिखे गए। जैसे हम 5 को ले लें तो ये 5 जो है 1 से कट जाएगा, एक तो समय विद्यमान होता है और ये खुद 5 से कटेगा। तो ये आपको समझ में आ गई अभाज्य संख्या। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आगे देखिए टॉपिक आपका क्या है। इसमें देखिए भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या का मतलब इसी का जस्ट विलोम होता है। इसमें 1 और ये 2 संख्या है, 2 का ये 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, मतलब इसका गुणनखंड केवल और केवल 2 है। इसमें देखिए भाज्य संख्या में क्या होता है। अब देखिए 4 किससे किससे कट जाएगा जी, देखिए 4 1 से कट जाएगा, 4 2 से कट जाएगा, 2 के पहाड़ा में आ जाएगा और 4 के पहाड़ा में आ जाएगा, मतलब 4 से भी कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 4 के कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। 2 से अधिक गुणनखंड जिन संख्याओं के रहेंगे उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। आगे देख लीजिए एक और एग्जाम ले लेते हैं, 6 को देख लेते हैं। 6 1 से कट जाएगा और आगे देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब वो 6 आ जाएगा, तो ये देखिए 2 से कट जाएगा। देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब वो कट जाएगा 6, तो यहाँ पे आपका हो गया
3 और खुद ये 6 से भी कट जाएगा। तो अगर देख पा रहे हैं तो इसमें कितने हो रहे हैं आपके गुणनखंड, 1 2 3 4। इसमें अभाज्य गुणनखंड अगर देखा जाए, सॉरी भाज्य गुणनखंड में देखें तो यहाँ पे 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं। जैसे 6 देख रहे हैं, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और खुद 6 से भी कट रहा है। तो ये 6 जो है क्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 4 का आपको दिखाया गया, ये भी भाज्य संख्या है। तो आपको समझ में आया। ये देखिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में ये आपको समझने हैं कि भाज्य और अभाज्य क्या है। और इसमें अभी आपको आगे इसके टॉपिक बताएंगे, मतलब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या है ये तो बता दिया आपको। अब आपको बताने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि 156 को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कीजिए, ऐसे लिखा मिल रहा है 156 को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जब इसको हल कैसे करते हैं, पहले यहाँ पे लिखेंगे 156, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, गलत हो गया। चलिए यहाँ पे 156 को यहाँ पे इसका फैक्टर कैसे करते हैं, गुणनखंड आप छोटे क्लासों में पढ़ के आ रहे हैं कि इसका गुणनखंड कैसे करना है। जैसे देखिए अभी देखिए 2 से काटते हैं इसको, क्योंकि लास्ट में सम संख्या इसलिए ये 2 से कट जाएगा। चलिए 2 से काटेंगे तो पहाड़ पड़ेंगे 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। आगे देखते हैं 2 से काटते हैं फिर से, क्योंकि लास्ट में क्या है सम संख्या, इसलिए 2 से कट जाएगा। 2 3 6 2 9 18। 3 से काटेंगे 3 1 कम 3 3 3 9। अभी देखिए ये खुद 13 से 13 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा हम इसको हम इरेज कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा अगर ये टॉपिक। तो आगे देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए इरेज कर देते हैं और इसका हम गुणनखंड लिख देते हैं। चलिए 156 को आप क्या लिख सकते हैं, 156 को अगर आप लिखें तो क्या लिखेंगे, 156 बराबर ये जो गुणनखंड आप किए हैं उसको यहाँ पे लिखना होगा 2 गुणे 3 गुणे, लैप कर रहा है थोड़ा सा देख लें आप, ये देखिए 3 गुणे 13। अब ये ऐसा तो लिख सकते हैं, छोटे क्लासों में ऐसे ही पढ़ के आए, लेकिन आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए जब कहा जाएगा तो क्या करेंगे आप, इसको 156 बराबर ऐसे लिखेंगे कि ये देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2, तो 2 जितनी बार आएगा गुणनखंड में उतना उसकी घात लगा लेंगे, मतलब 2 की घाते 2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ हो गया आपका 3 और ये गुणे 13। तो 156 का गुणनखंड तो हुआ। अब यहाँ पे देखिए 2 3 13, ये तीनों क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य संख्या यहाँ पे मिल गई। तो ये आपका हो गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, आगे का टॉपिक देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा आपको एक ट्रिक इसमें समझाते हैं, बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा समझ ले ध्यान से इसको। देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखे हम यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। देखिए पहले तो आप पहली लाइन में क्या लिखेंगे, माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद कहेंगे अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए कड़ी में 2 बराबर p बटे q, और जहाँ p और q क्या है, सअभाज्य। अब ये सअभाज्य होता क्या है, सअभाज्य क्या होता है जी, तो सअभाज्य का मतलब ये p और q को देखें तो ये दोनों के अंदर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। कहने का मतलब अगर ये 3 है तो ये 5 हो, मतलब दोनों में क्या हो, दोनों के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ऐसे उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, जैसे अगर यहाँ पे लेते 6 लेते हैं, यहाँ 10 लिख देते हैं। अब दोनों में देखा जाए तो क्या मिलेगा, यहाँ 3 गुणे 2, यहाँ 5 गुणे 2, ये देख रहे हैं 2 दोनों में है। अगर 2 दोनों में होगा तो ये सअभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो अभी सअभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इन दोनों में कोई भी चीज मैच नहीं करनी चाहिए। ओके, तो आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, सअभाज्य है ऐसा लिखने के बाद लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इसके दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग कर लेंगे तो कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी और स्क्वायर क्या हो जाता है, हट जाता है। आप पढ़ के आ रहे हैं कड़ी में 2 का स्क्वायर, और ये देखिए आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास, 2 बच जाएगा। और ये बराबर क्या, इधर का स्क्वायर होगा p स्क्वायर बटे में q स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। अब ये देखिए बटा 1 करके तिरिये गुणा कर लेंगे तो मिलेगा p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। अगला अब देखिए क्या, इससे पता चलता है कि p स्क्वायर सम है। कैसे पता चला जी, p स्क्वायर सम क्यों है, क्योंकि सम में तो 2 है,
कि पी स्क्वायर बराबर 2 गुणे जो भी क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 2 का गुणनखंड तो हो ही रहा है। इसका मतलब 2 से कट रहा है, 2 से कटने वाली संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या होती हैं। इसका मतलब पी स्क्वायर क्या है? सम संख्या है, इसलिए पी भी क्या होगा? सम होगा। आगे का टॉपिक समझते हैं। फिर आगे क्या कहा गया? मान लेते हैं कि पी बराबर क्या है? 2m है। 2m माने चाहे 2q माने 2p माने 2 का ही तो गुणनखंड हो रहा है, इसलिए हम इसे कह देंगे ये सम संख्या है। तो p बराबर 2m, तो यहाँ पे इसको ले जाके जब यहाँ रखेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे इसको रखे हैं, तो क्या हो जाएगा? 2m का होल स्क्वायर, और ये 2q स्क्वायर लिखे यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 और ये m स्क्वायर, ये 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 2। कहने का मतलब ये 2 कम, यहाँ से देखिए 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ क्या बचा आपके पास? यहाँ बच गया आपके पास 2, तो ये 2m स्क्वायर और यहाँ पे q स्क्वायर ऐसे लिख दिया गया यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या हुआ जी? अब ये q स्क्वायर को देखा जाए, इस समय भी क्या हो रहा है? ये देखिए 2 से 2 का गुणनखंड हो रहा है ना, 2 का गुणनखंड हो रहा है कि नहीं यहाँ पे? अब देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये जो m स्क्वायर है इसके साथ 2 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर है और ये 2 का ही गुणनखंड है। जो 2 का गुणनखंड है 2 से कट रही संख्या, इसका मतलब q भी क्या है? सम संख्या है। q स्क्वायर सम संख्या है तो q भी क्या होगा? सम संख्या होगा। इससे ये पता चलता है कि q स्क्वायर क्या है? सम संख्या है, इसलिए q भी क्या होगा? सम संख्या होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे p भी सम है, यहाँ q भी सम है। जब दोनों सम है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे से कुछ न कुछ कटेंगे, सम संख्याओं से कटेंगे। सम संख्याओं से अगर कटेंगे तो दोनों में आपस में क्या हो रहा है? ये सभाज्य नहीं है। जब सभाज्य नहीं है तो क्या होंगे? ये हो जाएंगे भाज्य। जब भाज्य हो जाएंगे तो दोनों वनिष्ठ संख्याएं हैं, इसलिए ये क्या होगा? कथन गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निष्कर्ष चूंकि p और q दोनों में 2 से विभाज्य, दोनों 2 से विभाज्य हैं, यह हमारी इस बात का विरोध करता है कि वे सभाज्य हैं। अभी सभाज्य हैं तो ये कड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। आगे के टॉपिक आपको कल बताए जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।